सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने भाषा विवाद के बीच आज कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनने के बाद हिंदी वालों का मस्तक ऊंचा हो गया है और अंग्रेजी नहीं आने पर शर्मिंदगी महसूस करने वालों में एक आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वैसे में दूर नहीं जब देश में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को शर्मिंदगी महसूस होगी। उन्होंने देसी भाषाओं को भारत की पहचान बताते हुए विदेशी भाषाओं पर प्राथमिकता देने की बात कही। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान ले। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि बदलाव नहीं हो सकता, वे भूल रहे हैं कि परिवर्तन सिर्फ निश्चयी लोग ही ला सकते हैं। हमारी भाषाएं हमारी संस्कृति के रत्न हैं और इसके बिना हम भारतीय नहीं रह सकते। मध्य प्रदेश की 1,27,00,000 लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश की महिलाओं को सरकार अब तक 1250 रुपए हर महीने खाते में जमा कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने 3 बड़े ऐलान कर दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश की महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। पहला ऐलान यह है कि रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए का शगुन मिलेगा, यानी रक्षाबंधन पर 1500 रुपए खाते में आएंगे। सीएम ने दूसरा बड़ा ऐलान यह किया है कि दिवाली से हर महीने लाडली बहनाओं के खाते में 1500 रुपए आएंगे। और तीसरी बम्पर घोषणा यह है कि 2028 तक लाडली बहनों को 3000 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में खत्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3000 करेंगे। अगली रील है, ईरान इजराइल के बीच बढ़ते हुए युद्ध के साथ ही 110 भारतीय छात्र वापस लौट आए हैं भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है और इस अभियान के तहत बुधवार 18 जून को 110 भारतीय छात्रों को लेकर एक विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि तेहरान में फंसे इन छात्रों को भारतीय दूतावास के सहयोग से सुरक्षित निकाला गया। छात्रों को आर्मेनिया के रास्ते दिल्ली लाया गया। तेहरान से 110 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे। 110 छात्रों में 90 छात्र जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार ने ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। ईरान ने संघर्ष के चलते अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था, जिससे हजारों भारतीय खासकर छात्र वहां फंस गए थे। ये छात्र ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जिन्हें ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत वापस लाया गया। भारतीय दूतावास ने ईरान में 24/7 कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है। इधर ईरान से दिल्ली पहुंचे छात्रों ने मोदी सरकार की खूब तारीफ की है, लेकिन दिल्ली में जम्मू कश्मीर सरकार की खराब व्यवस्था पर किरकिरी हो गई। नई दिल्ली पहुंचने पर छात्रों ने सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें सीधे उनके घरों से निकाला। छात्रों ने ईरान के हालात को खराब बताया और कहा कि वहां लोग बहुत डरे हुए हैं। हमें वहां से निकाला गया, रिलोकेट किया गया। पहले आर्मीनिया से हमें वहां की सिटी लिया गया, फिर वहां से दोहा से इंडिया लाया गया। यहाँ पर पहुंचे ना कोई ऑफिशियल बंदा है ना कुछ, बस सुबह आए थे कुछ बंदे, फोटो खिंचा के तो चले गए। लेकिन छात्रों ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने हमें लेने के लिए जो बसेस भेजी हैं बहुत ही घटिया हैं। फंस चुके थे वहाँ पर उस वॉर में और वहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इवैक्यूएट किया है। बहुत ही घटिया किस्म की बसेस थी यहाँ पर। अगली रील है, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आज 55वां जन्मदिन है। राहुल गांधी को देश भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर और किस किस ने बधाई दी है, देखिए। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और तमाम पक्ष विपक्ष के नेताओं ने राहुल गांधी को बधाई दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी राहुल गांधी को बर्थडे विश किया है। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। राहुल गांधी ने अपनी शिक्षा भारत और विदेश दोनों जगह से प्राप्त की है। राहुल गांधी लोकसभा में इस वक्त नेता विपक्ष हैं। उन्होंने फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री भी हासिल की है। अगला सवाल यह है कि क्या भारत में कोई ऐसी बड़ी अनहोनी होने जा रही है जिसको लेकर अंदेशा जाहिर किया जा रहा है।
क्योंकि तमिलनाडु के तट पर मछुआरों के जाल में फंसी एक रहस्यमयी और विशाल मछली ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन ये मछली इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि प्रलय की मछली के नाम से इसे जाना जाता है। दुनिया डूम्सडे फिश यानी प्रलय की मछली के नाम से जानती है इसे, जिसकी लंबाई करीब 30 फीट तक हो सकती है। इसकी झलक बहुत दुर्लभ होती है, लेकिन जब भी ये सतह पर नजर आती है तो डर और अटकलों का सैलाब साथ लाती है। साथ ही तमिलनाडु के समुद्री तट पर 7 मछुआरों ने इस अनोखी मछली को पकड़ा। इसकी चमचमाती सिल्वर बॉडी, लहराती हुई आकृति और सिर के पास की लाल फंगी जैसी फिन ने सभी को हैरत में डाल दिया। ओवर फिश को लेकर वर्षों से एक मान्यता चली आ रही है कि इसके दिखने का मतलब होता है कि किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का आना। इसकी सबसे चर्चित घटना जापान में 2011 की है, जब भयानक भूकंप और सुनामी से पहले कई ओवरफिश समुद्र किनारे मरी हुई मिली थी। वहीं जापानी मान्यताओं के अनुसार ओवरफिश की गहराई से सतह पर आमद इस बात का इशारा होती है कि समुद्र के भीतर कुछ बड़ी हलचल हो रही है। पीएम मोदी 3 देश साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा कर स्वदेश वापस लौट आए हैं। इस यात्रा के कई यादगार पल भी सामने आए, लेकिन सबसे खास यात्रा के अंतिम पड़ाव पर रहा जब पीएम मोदी क्रोएशिया पहुंचे और अनोखे अंदाज में उनका स्वागत हुआ। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव क्रोएशिया के ज़ग्रेब पहुंचे। यहां मंत्रों का उच्चारण कर उनका स्वागत किया गया। मोदी ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया और साथ में मंत्र का उच्चारण करने लगे। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत भी की। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस प्लेनकोविक ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया और ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा है। और अगर आप या आपके परिवार में कोई CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लाभार्थी है तो योजना के तहत इलाज कराना और ज्यादा आसान हो गया। यानी इलाज के दौरान होने वाली कागजी कार्रवाई को लेकर अब इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया HMIS पोर्टल और माई CGHS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इससे घर बैठे अपॉइंटमेंट बुकिंग, ई-कार्ड डाउनलोड और मेडिकल रिपोर्ट्स सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब लाभार्थी को पैन कार्ड से लिंक्ड यूनिक CGHS ID मिलेगी, जिससे धोखाधड़ी की संभावना खत्म हो गई है। अब CGHS की फीस या रिन्यूअल सिर्फ HMIS पोर्टल पर ही होगा। पुराना भारत कोष पोर्टल को बंद कर दिया गया है। नए बदलावों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, CPAP, BIPAP मशीनों के लिए ऑनलाइन आवेदन और मंजूरी आसान कर दी गई है। कुल मिलाकर CGHS कार्ड के द्वारा मिलने वाली तमाम सुविधाएं अपडेट की जा रही हैं। MP अजब है, गजब है, लेकिन सबसे खास भी है, चाहे फिर यहाँ पर खाने की बात हो या फिर यहाँ के टूरिज्म की बात हो। खजुराहो से लेकर ग्वालियर का किला, उदयगिरी की गुफाओं में सब कुछ, सांची के स्तूप, सब कुछ है और इसलिए पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटन की दुनिया में मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया है। पर्यटकों की संख्या में 526% की बढ़ोतरी हुई है। 2020 की तुलना में 2024 में राज्य में आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में 526% की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा 2023 के 64 लाख की तुलना में 25% ज्यादा है। MP में 18 यूनेस्को धरोहर स्थल हैं, 3 स्थायी सूची में और 15 अस्थायी सूची में। यूनेस्को ने भोजपुर को हाल ही में जोड़ा है। ग्वालियर को संगीत का रचनात्मक शहर भी माना गया है। इसी तरह वन्य जीव पर्यटन ने बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश की ओर पर्यटकों को आकर्षित किया। प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान, 25 वन्य जीव अभ्यारण्य और 9 बाघ अभ्यारण्य भी हैं। अगली रील में बात करेंगे आम की। गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप से सब परेशान तो होते, लेकिन फलों के राजा आम के लिए एक्साइटेड भी रहते हैं। लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि आप भले ही कितने बड़े मैंगो लवर हों, लेकिन आपने 36 किस्म के आम तो नहीं देखे होंगे। आप 1 या 2 या 4 प्रकार के आमों के नाम जानते होंगे, लेकिन सागर में युवा किसान आकाश चौरसिया ने कमाल कर दिया। इन्होंने अपने 16 एकड़ के खेत में 400 से ज्यादा आम के पेड़ों का बगीचा तैयार किया है। खास बात तो ये है कि इस बगीचे में 36 से ज्यादा आम की वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। युवा किसान करीब 15 साल से जैविक खेती कर रहे हैं, जिससे वे जैविक खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जैविक खेती से ही उन्होंने 36 किस्म के आम उगाए, लेकिन वो कैसे, इसका जवाब आप खुद ही सुन लीजिए। कब से आप खेती कर रहे हैं और इतना ज़्यादा वैरायटी आपके पास आम की है? लगभग 15 सालों से इस पर काम कर रहे हैं हम, और कलेक्शन में भी लगभग बहुत समय हो गया। हम लगातार जो है ना, जो भी अच्छी किस्म होती है उस किस्म को हम अपने बगीचे में लगाते हैं।
अगली रील है खंडवा से। क्या आपने कभी सोचा है कि फोन में आई अनजानी लिंक को क्लिक करने से आपके करोड़ों का नुकसान हो सकता है या आपका अकाउंट पूरा साफ हो सकता है, क्योंकि एक लिंक आपके फोन को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। ऐसा ही हुआ है एक सरकारी स्कूल की टीचर के साथ, जिनके खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर हैकर्स ने 20 लाख रुपए उड़ा लिए। हैकर्स ने शिक्षिका की बैंक में जमा एफडी के अगेंस्ट लोन लेकर ये रकम उड़ाई। दरअसल हैकर्स ने शिक्षिका के मोबाइल पर महा मोबाइल ऐप के माध्यम से एक फर्जी लिंक भेजी। इस लिंक को अनजाने में शिक्षिका ने क्लिक कर दिया। फिर क्या था, वायरस के माध्यम से मोबाइल में एनी डेस्क जैसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया और फिर मोबाइल को हैकर खुद ऑपरेट करने लगे। जब अकाउंट से पैसे उड़े तो शिक्षिका के होश उड़ गए। मैसेज देखकर जब रजनी ने बैंक मैनेजर से बात की तो एफडी पर लोन लेने की बात का खुलासा हुआ। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन घर वालों को बताया तो सबके साथ फिर थाने पहुंचकर शिकायत की। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल करते समय बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। यूपी के सहारनपुर जिले में एक बंदर का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में बंदर महाशय डॉक्टर के रोल में नजर आ रहे हैं। बंदर पहले तो डॉक्टर की टेबल पर डेरा जमाता है और फिर एक एक करके वहां रखी चीजों की जांच पड़ताल शुरू कर देता है। इसके बाद उछलकर पास में रखी भगवा तौलिया वाली कुर्सी पर विराजमान हो जाता है। इस दौरान डॉक्टर साहब बंदर को छीलकर केला भी खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदर अपने काम में ही व्यस्त दिखाई देता है। दरअसल पूरा मामला सहारनपुर जिले का है। यहाँ के गंगोह कस्बे के लखनौती रोड पर एक अस्पताल है। रोजाना की तरह ही डॉक्टर साहब मरीजों को केबिन में देख रहे थे। इसी दौरान एक बंदर केबिन के अंदर आ गया, जिसे देखकर पहले तो डॉक्टर और मरीजों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन जब इनकी हरकतें डॉक्टरों को सामान्य लगी तो फिर सभी का डर दूर हो गया। ग्वालियर में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन ग्वालियर में बारिश से मौसम के मिजाज बदलने से लोग खुश कम परेशान ज्यादा हैं, क्योंकि ग्वालियर में मानसून की पहली बारिश में ही कहर बनकर सामने आई तस्वीरें। शहर में शुरुआत की पहली बारिश ने ही सड़क निर्माण की क्वालिटी की पोल खोल दी। ग्वालियर में चेतकपुरी से बनकर नवनिर्मित सड़क अचानक से जा धंसी। इसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने अपने आप को बचाया। अगर कोई वाहन चालक इस सड़क में जा गिरता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। सड़क अभी हाल ही के दिनों में बनकर तैयार भी हुई है, लेकिन आज बारिश के बाद अचानक करीब 3 से 4 फीट अंदर तक गहराई में बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क में हो गए हैं। मैं यहाँ से निकला तो मेरे को ये रोड दिखी, इसमें पानी भरा होता तो मेरी बाइक से दुर्घटना हो सकती थी मेरे साथ। यहाँ पर कहीं एक्सीडेंट होने के बच गए, 2-3 लोग यहाँ गिरने से बच गए। अगर ये प्रशासन जिम्मेदार है, चेतकपुरी रोड पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। नई सड़क की हालत खराब है। अगली रील है छत्तीसगढ़ से, जहां पर नगरपालिका में एक एक पैसे के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन मुंगेली में नगरपालिका में करोड़ों रुपए का सामान ऐसे ही कबाड़ बनने के लिए छोड़ दिया गया है। अब इसे रखरखाव का अभाव बोलें या फिर कर्मचारियों की लापरवाही। अनदेखी और लापरवाही भले ही कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी अनदेखी से सरकार के करोड़ों रुपए का बंदरबाट हो रहा है। साथ ही इस अनदेखी से शहर की सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है, क्योंकि ये सारे उपकरण स्वच्छ भारत मिशन के लिए लाए गए थे। कचरा गाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी, छोटी पोकलेन, सीवर सक्शन मशीन और फिर दूसरी गाड़ियां। धूप हो या तेज बारिश, ये वाहन खुले में ही खड़े रहते हैं और अब जंग खा रहे हैं। न काम के लिए इन्हें बाहर लाया गया और न ही इन्हें शेड में खड़ा किया गया। आलम यह है कि नगरपालिका में करोड़ों के वाहन और उपकरण कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। रख रखाव के अभाव, कर्मचारियों की कमी और जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते जनता के पैसे किस तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जनता के पैसे कमीशन नीतियों की भेंट चढ़ गए हैं। अब इन उपकरणों की कबाड़ के रूप में नीलामी की जाएगी। अगली रील है मध्य प्रदेश के देवास से, जहां पर अस्पताल में इलाज कराने के दौरान एक बड़ी घटना हो गई। बड़ी बात यह है कि एक लड़की अस्पताल में जाती है, लेकिन वहां पर उसके साथ रेप हो गया। देवास के अमलतास अस्पताल में डॉक्टर ने नाबालिग से दुष्कर्म किया और केवल एक घटना नहीं बल्कि 2 दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। पहला मंगलवार को दिन में, जब डॉक्टर ने पीड़िता को काउंसलिंग के लिए बुलाया और उसके साथ रेप किया, और दूसरा मामला उसी दिन रात का है, जब अज्ञात व्यक्ति ने हॉस्टल में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की। मामले को लेकर प्रबंधन का कहना था कि अस्पताल की डॉक्टर रूपम जैन को बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का छात्र छात्राओं ने जमकर विरोध भी किया। मेडिकल कॉलेज के इन 2 मामलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एडिशनल एसपी और तहसीलदार का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। पुलिस अब सबके बयान ले रही है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। आप सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार आपके लिए नई योजनाएं बनाती है, आपको हर सुविधा भी देती है, लेकिन बीच में बैठे अधिकारी और कर्मचारी आपका पैसा कैसे खाते हैं, इसका एक सटीक एग्जाम्पल सामने आया है।
असल मायने में ये सड़क भी नहीं है, ना इसे पगडंडी कह सकते हैं, ना कच्चा रोड। ये केवल एक रास्ता है, धूल और मिट्टी से सना हुआ। हवा चले तो आंखों में धूल का अंबार जा सकता है और बारिश हो तो कीचड़ से रास्ता लबालब हो जाए। अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती। इस सड़क को बनाने के लिए बीते 8 महीने पहले स्वीकृति दी है, लेकिन जिम्मेदारों और अधिकारियों की मेहरबानी से सड़क अब भी बनना शुरू भी नहीं हो पाई है। जिस दिन सड़क को स्वीकृति मिली उस दिन ग्रामीण खुश थे कि अगली बारिश में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बरसात में जो है यहाँ से मरीज अगर बीमार पड़ गए तो खाट से ले जाना पड़ता है। और अब ये मुहूर्त कब निकलेगा, कौन निकालेगा, ये केवल जिम्मेदार ही जानते हैं। बॉलीवुड के सिंघम सुपरस्टार अजय देवगन एक बार फिर से लौट आए हैं। अपने पुराने धमाकेदार अवतार में एक बार फिर से अजय पंजाबी शेर के अवतार में नजर आएंगे और ये उनके फैंस के लिए एक ट्रीट से कम नहीं है। कौन सी है ये फिल्म, देखिए। अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म सन ऑफ सरदार का सीक्वल रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का पहला पोस्टर भी आज रिलीज कर दिया गया है। इस पोस्टर में अजय देवगन एक दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं, जिसमें उनके हाथ में तलवार है और वो पंजाबी शेर के लुक में दिखाई दे रहे हैं। फिल्म एक एक्शन और ड्रामा से भरपूर सीक्वल है, जो 2012 में आई सन ऑफ सरदार का अगला पार्ट है। सन ऑफ सरदार 2 को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है और अब इसकी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। ये फिल्म 25 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म में अजय देवगन के अलावा कई और चर्चित चेहरे भी नजर आएंगे। हालांकि बाकी कास्ट का अभी पूरी तरह खुलासा नहीं हुआ है। पोस्टर के साथ ये भी साफ हो गया है कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस और देशभक्ति की झलक देखने को मिलेगी। जन्मदिन आप भी मनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपका परिवार, आपके परिवार के साथी लोगों ने दूध से अभिषेक आपका किया है? बात हैरान कर देने वाली जरूर है, लेकिन कांग्रेसियों के लिए ये बात आसान है, क्योंकि राहुल गांधी का जन्मदिन था। उसके बाद जो हुआ वो देख लीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है, लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन भोपाल में कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को अलग ढंग से बर्थडे विश किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पोस्टर रखकर इसका दूध से अभिषेक किया है। यही नहीं, अभिषेक करने के बाद राहुल गांधी के नाम का केक भी कार्यकर्ताओं ने काटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने खूब मजे लिए, फनी कमेंट्स किए। अब वीडियो वायरल हुआ तो मामले में सियासत भी हो गई। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने मामले पर चुटकी ली। हमारे यहाँ दूध का अभिषेक किसका होता है, क्या होता है, ये अलग बात है। अब मुझे लगता है कि ये चमचागिरी की पराकाष्ठा है। लव जिहाद, इस टर्म को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब ये जिहाद स्कूल कॉलेज तक भी पहुंच गया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या उनके पेरेंट्स हैं तो आपको ये रील जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सीहोर में एक कॉलेज छात्रा से रेप और धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीए सेकेंड ईयर की छात्रा ने 2 सगे भाइयों जुबैर और शोएब पर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। यही नहीं, छात्रा को मौलवी हाफिज जारिफ ने जबरन कलमा पढ़वाने की कोशिश की और मंदिर जाने से रोका। आरोपियों ने छात्रा को परिवार को मारने और बदनाम करने की धमकी दी। इसी वजह से छात्रा चुप थी, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर गया तो लड़की ने पूरी बात बताई। छात्रा ने बताया कि जुबैर ने 2022 में दोस्ती का झांसा देकर पहली बार दुष्कर्म किया। इसके बाद ब्लैकमेलिंग और धमकियों के जरिए कई बार शारीरिक शोषण भी किया गया। कुछ दिन बाद जुबैर के भाई ने भी उसके साथ जबरदस्ती की, लेकिन धमकियों की वजह से छात्रा सब सहती रही। शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी मानसून एक्टिव हो चुका है और बारिश से कई जगह पर जलभराव की स्थिति सामने आई है। मध्य प्रदेश के कुल 54 जिलों में मानसून 3 दिन में ही पहुंच गया। सिर्फ एक जिला भिंड बचा है, जहां भी जल्द मानसून की एंट्री हो जाएगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में सुबह से तेज बारिश हो रही है। रायपुर में भी बूंदाबांदी हुई, घने बादल छा गए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से सूरजपुर और बलरामपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा 7 जिलों में बिजली गिरने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया। उधर रायपुर, दुर्ग समेत अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। मानसून की बात करें तो प्रदेश के 75% हिस्सों में मानसून पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी में जून महीने में तेज गर्मी और बारिश दोनों का ट्रेंड रहा। पिछले 10 साल में 15 जून से पहले तेज गर्मी का असर रहा।
और कई बार रील्स स्क्रॉल करते करते खुराफाती आइडियाज दिमाग पर आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक खबर सामने आती है, खुद का अपहरण का मामला सामने आता है। क्या कभी आपने सुना है कि कोई अपना खुद का अपहरण की झूठी कहानी बनाए? ऐसा कई बार फिल्मी सीरियल और फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है, असल में हुआ है। देखिए, जहां महिला ने अपने ही अपहरण की कहानी रची, वो भी इसलिए कि साइबर ठगों को रुपए दे सके। बिल्कुल सही सुना आपने, जबलपुर में महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। साइबर ठगों ने लॉटरी में सोना निकलने का लालच देकर महिला से पहले 4 लाख रुपए ऐंठे और कस्टम में पकड़े जाने का डर दिखाकर और रकम वसूली। ठगों के कहने पर महिला ने खुद का अपहरण का वीडियो भी बनाया। साइबर ठग जो है वो वीडियो इसके घर वालों को भेज रहे हैं और साइबर ठग धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम लोगों ने और पैसा नहीं दिया तो इस महिला को जो है काट दिया जाएगा, काट के बरगी में फेंक दिया जाएगा। 45 दिनों तक अलग अलग शहरों में घूमने के बाद वो घर वालों से पैसे और जेवर का हिसाब मांगने पर गायब हो गई। इसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जबलपुर पुलिस ने महिला को दिल्ली से बरामद किया। अगली रील में रिश्तों को लेकर खबर है। आज के समय में ऐसे कई खबरें सामने आती जहां पर पैसों के लिए लोग रिश्ते को तोड़ देते हैं। तो मैं एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि प्यार हो तो ऐसा, और प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। एक उम्र और प्यार के बीच की एक खूबसूरत तस्वीर आप देखिए। कहते हैं प्यार में डूबा पुरुष सब कुछ कर गुजरना चाहता है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक 90 साल के बुजुर्ग दिल में पत्नी को गिफ्ट देने की चाहत रखे हुए थे। बुजुर्ग अपनी पत्नी को मंगलसूत्र दिलाने के लिए एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचते हैं। वे दोनों मिलकर एक सुंदर माला और मंगलसूत्र पसंद भी करते हैं। जब दुकान मालिक ने पूछा कि उनके पास कितने पैसे हैं, तो बुजुर्ग महिला ने 1120 रुपए निकाल कर दिखाए। लेकिन बुजुर्ग महिला के पति को लगा कि ये रकम कम पड़ सकती है, तो उन्होंने अपने झोले से सिक्कों की 2 गठियां निकाल दी। वे तैयार थे अपनी बचत के हर एक पैसे से पत्नी के लिए तोहफा खरीदने को लेकर। लेकिन तभी ज्वेलर ने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया। दुकान का मालिक बुजुर्ग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे आपसे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, और वो सिर्फ उस बुजुर्ग दंपत्ति से 20 रुपए ही लेता है। अगली रील है शिवपुरी से, जहां पर लोग 13वीं का खाना खाने गए थे, लेकिन खाना खाते ही बीमार पड़ गए। बड़ी बात यह है कि इतने बीमार पड़े कि उन्हें अस्पताल में ही ले जाना पड़ा। वो भी 1 या 2 नहीं, बल्कि 13वीं का खाना खाने से पूरे 100 लोगों की तबीयत खराब हो गई। दरअसल ये सभी लोग छिरारी गांव में 13वीं भोज में खाना खाने गए थे, जिसके बाद करीब 100 ग्रामीण बीमार पड़ गए। बीमारों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, जिन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें गाँव पहुंची और इलाज शुरू किया गया। गाँव के कमल सिंह गुर्जर, जो मंदिर में भगत थे, का कुछ दिन पहले निधन हुआ था। उनके बेटे जसरत गुर्जर ने 13वीं का कार्यक्रम रखा था, जिसमें छिरारी और पास के सिद्धपुरा गांव के कई लोग आए। खाने से फूड पॉइजनिंग होने का शक है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाकर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया है। कुछ गंभीर मरीजों को करेरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस बीमारी का कारण क्या है, इसके लिए पुलिस और प्रशासन के साथ डॉक्टर भी जांच कर रहे हैं। अगली रील है काजोल को लेकर। हैदराबाद की फेमस फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस फिल्म सिटी से जुड़ा हुआ एक खौफनाक सच सामने आया है। इसके बारे में खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने बताया है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस काजोल ने हाल ही में हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी को लेकर एक बड़ी बात कही। फिल्म मां के प्रमोशन के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें स्टूडियो में शूटिंग करते हुए कुछ अजीब और डरावना महसूस हुआ। उन्होंने साफ कहा कि कुछ जगह इतनी डरावनी थी कि उन्हें वहां से निकल जाने का मन करता था। काजोल ने रामोजी फिल्म सिटी को दुनिया की सबसे अधिक डरावनी जगहों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ की नेगेटिव वाइब्स महसूस हुए और उन्हें उस जगह से जाने का मन हुआ। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि भगवान ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि उन्होंने कोई भूत प्रेत तो नहीं देखा, लेकिन असहज महसूस जरूर हुआ। काजोल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा और हलचल बढ़ गई है। कई लोग काजोल की बातों की आलोचना करने लगे, क्योंकि रामोजी फिल्म सिटी में हर साल लाखों लोग आते हैं और इसे दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो माना जाता है। और कहा जाता है कि काबिलियत पहचान की मोहताज नहीं होती। इधर बालोद से एक अनोखी पहल सामने आई है, जहां पर बालोद की छुपी हुई पहचान को आदिवासी ब्लॉक के युवाओं ने उजागर करने का बीड़ा उठाया, एक रैप सॉन्ग बना दिया। बालोद में कई ऐसे स्थान हैं जिसे लोग अभी भी अनजान हैं। ऐसे स्थानों को पहचान दिलाने की जिम्मेदारी ली है 4 युवाओं ने। पवन महेश्वरी, भुवन यादव, राजा टेकांग ने रैप सॉन्ग के जरिए गुमनाम जगहों को पहचान दिलाने की कोशिश की है। ऐतिहासिक और पर्यटक स्थलों को लेकर इन चारों ने रैप सॉन्ग तैयार किया है, जिसे बालोद का माटी नाम दिया गया है। सुनिए ये रैप सॉन्ग। बालोद जिला मुर्गिया गंगा में रानी है, मेरी कौसली बात सोच के कहानी है।
अगली रील है छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले से, जहां पर काले हीरे की नगरी कहे जाने वाले चिरमिरी जिले में लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें दूषित पानी का सप्लाई किया जा रहा है और कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पानी की भारी किल्लत भी है। एमसीबी जिले का सबसे बड़ा शहर चिरमिरी जिले काले हीरे की नगरी कहा जाता है। चिरमिरी को नगर पालिका निगम बने करीब 25 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 40 वार्डों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाई है। छोटा बाजार इलाके में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। एससीएल का जो शहर में पानी सप्लाई किया जाता है वो भी प्रदूषित है और पीने योग्य नहीं है। कई क्षेत्रों में तो पानी सप्लाई ही नहीं हो रही, जिससे जनता काफी परेशान है। वहीं एससीएल चिरमिरी प्रबंधन और नगर निगम प्रशासन बैठक कर रहा है, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा। यहाँ के जो पाइपलाइन है ज्यादातर पुरानी हो चुकी हैं। हमारा ये प्रयास है कि इतनी जल्दी हो सके उन सारे पाइपों को दुरुस्त करके पानी का विस्तार कर सके। अपराधी अपने आप को बचाने के लिए कई जतन करता है। राजस्थान के जोधपुर में एक फरार हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस तब चौंक गई जब आरोपी अपने आप को अपने घर में साड़ी ब्लाउज पहनकर घूंघट ओढ़कर बैठा हुआ था। पुलिस को उसने इशारे में बताया कि दयाशंकर, जो कि हिस्ट्री शीटर है, वो घर पर नहीं है, लेकिन पुलिस चालाकी से भाग गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें आरोपी महिला की वेशभूषा में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। इस गिरफ्तारी का वीडियो वायरल हो रहा है। हिस्ट्री शीटर दयाशंकर की गुंडागर्दी से हर कोई परेशान था। दयाशंकर लगातार अपराध की वारदात को अंजाम दे रहा था। बदमाश दयाशंकर पर मारपीट और लूट के करीब 13 मामले दर्ज हैं। पुलिस के द्वारा दयाशंकर को हिस्ट्री शीटर घोषित किया हुआ था। उसने पुलिस से बचने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया कि अब रील में ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को चकमा देने का हिस्ट्री शीटर का ये तरीका पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन बदमाश ने जो फिल्मी अंदाज में खुद को बचाने की कोशिश की वो अब वायरल हो रहा है। सिर पर साड़ी का पल्लू, हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और चेहरे पर घूंघट, पर पुलिस की नजरों को आखिर कब तक धोखा दे पाता। उधर धमतरी से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर 52 लाख की लागत से मिनी स्टेडियम बनाया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि स्टेडियम को खेत के बीच में ही बना दिया गया, जहां जाने के लिए सड़क ही नहीं है। अब ये मिनी स्टेडियम ओपन बार बन गया है। धमतरी के नगरी ब्लॉक के बेलर गांव में पंचायत ने 2015-16 में एक मिनी स्टेडियम बनवाया। 52 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन स्टेडियम के लिए रास्ता बनाना जरूरी नहीं समझा। आज 1 दशक बीत गए, इस स्टेडियम का एक भी बार उपयोग नहीं किया जा सका, लेकिन अब यह कबाड़ और जर्जर होने लगा है। लाइट, पंखे, दरवाजे सब गायब होने लगे। इसे नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया है। चारों तरफ शराब की बोतलें और गंदगी है। गांव के खिलाड़ी बताते हैं कि लगातार रास्ते की मांग की जा रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। स्टेडियम के चारों तरफ खेत है। गर्मी के मौसम में तो खेतों पर चलकर यहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, लेकिन बरसात में यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। ऐसे में यहाँ खेलने या किसी भी समारोह के लिए उपयोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगली रील है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से, जहां पर लाखा गांव में विस्थापन के दौरान कई पेड़ काट दिए गए। साथ ही उद्योगों से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को खेल मैदान बनाने के लिए पाटा जा रहा है। वन विभाग और राजस्व की टीम अब जांच कर रही है। ये वीडियो देखिए। ये तस्वीर रायगढ़ के लाखा गांव की है, जहां विस्थापन के दौरान कई पेड़ काट दिए गए, जिससे कई पेड़ टूटकर सड़क किनारे पड़े हैं। साथ ही उद्योगों से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को खेल मैदान बनाने के लिए पाटा जा रहा है। सोचिए वहाँ कितना प्रदूषण होगा। अब इसे लेकर गांव के सरपंच कुछ कहने को तैयार नहीं है। वन विभाग और राजस्व की टीम अब जांच कर रही है, लेकिन पंचायत के द्वारा यहाँ खेल मैदान बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया गया है। साथ ही रायगढ़ के एसडीएम का कहना है कि हमारे अनुविभाग में लाखा गांव में वृक्षों को काटने की सूचना प्राप्त हुई थी। भूमि किसके संवर्धन की है, इसे लेकर राजस्व और वन विभाग की टीम जाँच के लिए गई हुई है, जिसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से, जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत में बैल चढ़ गया। बैल 5वीं मंजिल पर जा पहुंचा, जिससे अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ लग गई। कोंडागांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत की छत पर बैल चढ़ गया और घंटों बाद भी रेस्क्यू की कोई पहल नहीं हुई। दरअसल कोंडागांव जिला अस्पताल के पीछे बन रही 5 मंजिला इमारत पर मंगलवार को बैल छत पर चढ़ गया। सुबह से दोपहर तक ठेकेदार या प्रशासन ने कोई रेस्क्यू नहीं किया। निर्माण स्थल पर न सुरक्षा गार्ड है न कर्मचारी, जिससे लापरवाही उजागर हुई। स्थानीय लोगों ने नगर सेना को सूचित किया, लेकिन हादसे की आशंका बनी रही। सुरक्षा मानकों की अनदेखी बताती है कि ये घटना प्रशासन और ठेकेदारों की गंभीर लापरवाही है। निर्माण स्थल पर न सुरक्षा गार्ड है न कर्मचारी है, जिससे लापरवाही उजागर हुई और एक गंभीर मामला सामने आया।
नेताओं को अगर अपना नाम ना दिखाई पड़े तो नेता क्या कर जाते हैं? नेता जो है शिला पट्टिका तोड़ देते हैं। कैसी खबर सामने आई है, तस्वीरों के साथ देखिए सागर से। महाशय खुद बीना नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं। यूं तो नगर पालिका विकास कराने के दावे करती है। सागर में दावा पूरा होने भी जा रहा था। यहाँ सड़क बननी थी जिसका हंसी खुशी सब भूमि पूजन कर रहे थे, लेकिन इस बीच उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैया का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। महाशय ने वो पत्थर तोड़ा जिन पर उनका नाम ही नहीं था। नाम का नहीं है। दरअसल शिला पट्टिका पर उनका नाम नहीं था, जिससे वो रूठ गए और नामों की लिस्ट वाले पत्थर पर कुदाल दे मारा। अब महाशय का तोड़फोड़ मचाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिए। तो हमें समझ तक हमारे लोग कहने लगे जब देखो जब आपका नाम लिखते नहीं है तो हमने थोड़ा सा उठा तो मार दी। अगली रील है सोनम की। सोनम ने अपने पति की मौत के घाट उतारा। उसके बाद मेघालय के साथ साथ मध्य प्रदेश की पुलिस भी हर कड़ी सुलझाने में लगी हुई है। राजा रघुवंशी हत्या मामले में आपको रोज नया अपडेट बता रहे हैं। 40 मिनट में आपको अपडेट बता रहे हैं लगातार, और अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने अब सोनम और अन्य आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है। विपिन का कहना है कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसलिए उन्हें सजाए मौत दी जाए। यही नहीं, उन्होंने सोनम के परिवार पर भी विश्वासघात का आरोप लगाया है। और क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। रात से बात करने व्यस्त थी, रात से प्लानिंग करने व्यस्त थी राजा को मारने के लिए। इस प्रकार से आरोपियों ने जो है सबने जुल्म कबूल कर लिए हैं, तो इनको अभी जेल भेजेंगे। जेल से फिर इनको कुछ टाइम पर पैरोल मिल जाएगी, फिर लोग बाहर आएंगे तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो इनको इतना कुछ करते हुए ना इनको डायरेक्ट अपने एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस का समय बचेगा इसके अंदर। क्योंकि आज पैरोल पर बाहर आएंगे ये लोग कभी, तो इनके हौसले बढ़ेंगे और आगे फिर किसी बड़े केस को अंजाम देंगे लोग। इसके लिए हम चाह रहे हैं 5 को एनकाउंटर देना चाहिए। अगली रील छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से, जहां पर विधायक भड़क उठे। यहां विधायक संदीप साहू विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान प्रोटोकॉल के उल्लंघन से नाराज हो गए। खबर बलौदा बाजार से है, जहां शाला प्रवेश उत्सव में स्थानीय विधायक संदीप साहू प्रोटोकॉल के उल्लंघन से नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर लौट गए। असल में कसडोल में विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान उस समय असहज स्थिति बन गई, जब स्वागत के दौरान विधायक से पहले सांसद प्रतिनिधि का सम्मान किया गया। इसे लेकर विधायक संदीप साहू ने मंच पर नाराजगी जताई और कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। बुलाते हैं यहाँ कार्यक्रम में, फिर प्रोटोकॉल नहीं मालूम तुम लोग को? कौन बड़ा होता है बताइए। नाराजगी के बाद उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया और मंच से उठकर चले गए। उनके मंच से जाते ही हड़बड़ाए अधिकारी तुरंत ही उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे भागते नजर आए। बारिश का दौर शुरू हो चुका है, मानसून भी शुरू हो चुका है। इधर जशपुर में बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी। पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव हो चुका है, लेकिन जशपुर में बारिश के बाद नगर पंचायत के मुख्य मार्ग में जलभराव हो गया। ये कोई नदी नहीं बल्कि जशपुर जिले की सड़क है, जहां पहली बारिश में जलभराव हो गया। पूरे प्रदेश में मानसून एक्टिव हो गया है, जिसके बाद अब जिले में बारिश हो रही है और यहां पहली ही बारिश ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बगीचा नगर पंचायत के मुख्य मार्ग नाले पर अतिक्रमण की वजह से सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। मुख्य मार्ग में जलभराव से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और सड़क पर आवागमन बाधित हो गया है। जलभराव के बाद बगीचा से अंबिकापुर और कासाबेल मार्ग बंद हो गया है, जिससे यात्री काफी परेशान हैं। यात्री जान हथेली में लेकर पैदल नाला पार कर रहे हैं। अब अगर नाले पर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो बारिश में जशपुर की ये तस्वीरें आम हो जाएंगी। उधर बालोद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां पर धर्म परिवर्तन करने के बाद गांव वालों ने दाह संस्कार से मना कर दिया। ये भीड़ गांव वालों की है जो एक मृतका के दाह संस्कार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक महिला गांव वालों से मिन्नतें भी करती नजर आ रही है। ये मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है, जहां एक परिवार के धर्मांतरण के बाद गांव वाले उसका विरोध कर रहे हैं। इस परिवार में स्वास्थ्य खराब होने के कारण एक युवती की मृत्यु के बाद अब परिवार मृतका का दाह संस्कार करना चाहता है, लेकिन गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस परिवार ने धर्म परिवर्तन किया है। वहीं परिवार चाहता है कि गांव के ही मुक्तिधाम में मृतका का दाह संस्कार किया जाए, लेकिन गांव वाले हिंदू धर्म में वापस आने पर ही दाह संस्कार करने की इजाजत देने की बात कह रहे हैं। अब गांव वालों की बात मानकर इस परिवार ने हिंदू धर्म में वापसी भी कर ली है। अब जो परिवार है वो भगवान की पूजा करता नजर आ रहा है।
अगली रील है ड्रीम गर्ल की। बीजेपी सांसद और ड्रीम गर्ल के नाम से फेमस हेमा मालिनी की आज एक तस्वीर सामने आई है। हेमा मालिनी 6 लेन सड़क के निरीक्षण के लिए मथुरा पहुंची थी। यहां पर हेमा मालिनी ने बड़े खुश अंदाज में सड़क का निरीक्षण किया और योगी मोदी की तारीफ की। खाली सड़क पर बेहद खुश नजर आ रही हेमा मालिनी बतौर सांसद सड़क के मुआयने पर निकली थी। सड़क को देखकर हेमा मालिनी बेहद खुश हुई और सड़क पर चलते हुए पीली साड़ी में हेमा मालिनी कभी दाईं तरफ हाथ दिखाते हुए सड़क की तारीफ कर रही थी तो कभी बाईं तरफ हाथ दिखाते हुए सड़क को निहार रही थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा मथुरा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग 530B का निर्माण किया जा रहा है। हेमा मालिनी के निरीक्षण का ये वीडियो सोशल मीडिया पर, जिसमें वो अधिकारियों के साथ मुआयना करते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मथुरा एक धार्मिक और पर्यटन स्थल है। मथुरा टू बरेली तक का एक मार्ग बनाया है, 6 लेन रोड बनाया गया है जो पहले नहीं था। ये भविष्य को देखते हुए इन्होंने इतना बड़ा रोड बनाया है। मौसम बदला है, लोगों को राहत भी मिली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों की लापरवाही के चलते ये मौसम उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है, क्योंकि लोग स्टंटबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। नीमच में बारिश हुई जिसके बाद नाला उफान पर आ गया, लेकिन लोगों ने समझदारी नहीं दिखाई। यहाँ 2 बाइक सवार युवक नाला पार करते समय पानी में बह गए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पानी का बहाव कितना तेज है, लेकिन दोनों चाचा भतीजे पानी का बहाव आंक नहीं पाए और बाइक से रपटा पार करने निकल गए। बाद में क्या हुआ ये वीडियो में आप देख रहे हैं। दोनों बह गए। किस्मत अच्छी थी कि वहाँ मौजूद लोग थे जिन्होंने पानी में कूदकर दोनों युवकों को बचा लिया। वहीं बाद में बाइक को भी निकाल लिया गया, लेकिन शायद ऐसे समय सबकी किस्मत साथ ना दे। रपटे पर अगर दोनों ओर पानी भरा हो और आप उसे पार कर रहे हैं तो गलती ना ही प्रशासन की होगी ना ही किसी और की, गलती सिर्फ आपकी होगी और नुकसान भी आपका। तो संभल कर रहिए। धमतरी में एक धर्मशाला पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ये धर्मशाला 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, लीज भी खत्म हो चुकी थी, जिसे आज गिरा दिया गया, जिसका वीडियो सामने आया। ये बुलडोजर की कार्रवाई धमतरी के एक 100 साल पुराने धर्मशाला पर की जा रही है, जो धर्मशाला 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और लीज खत्म होने के बाद इसका मामला कोर्ट में चल रहा था। 2013 में ही इस धर्मशाला की 99 साल की लीज खत्म हो गई थी, जिसके बाद अब इसे ढहा दिया गया। तकरीबन 1 एकड़ में यह डागा धर्मशाला बनाई गई थी। ये धर्मशाला शहर के बीचों बीच सिहावा चौक मेन रोड में बेशकीमती जमीन पर बनी हुई है, जिसका अब कोई उपयोग नहीं और कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। जर्जर हो चुके धर्मशाला को अब जमींदोज कर दिया गया है। 2024 को ही नगर निगम के पक्ष में इसका फैसला भी मिल गया था। कोई भी अपने जो हस्तांतरित करना था जो आदेश के तहत निगम को, वो हस्तांतरित करने की बात नहीं हुई, आदेश तोड़ने का जारी हुआ है। तो आइए खबरों की रील में अगली रील क्या है देख लेते हैं। खबरों की रील में अगली खबर है चरण पादुका योजना जुड़ी हुई। दरअसल चरण पादुका योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में निवास करने वाले उन आदिवासी परिवारों के लिए है जो वन उपज के माध्यम से जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। चरण पादुका योजना की शुरुआत डॉक्टर रमन सिंह ने अपने कार्यकाल में शुरू की थी, जिसका सीधा लाभ आदिवासी परिवारों को हुआ। और एक बार फिर विष्णुदेव साई सरकार 21 जून को जशपुर जिले के तपकरा में प्रदेश व्यापी चरण पादुका वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को चरण पादुका प्रदान करेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों से किया गया एक और वादा पूरा होगा। वहीं योजना को लेकर कांग्रेस ने साई सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस सरकार ने नगद पैसा दिया था, लेकिन अब योजना कमीशन का खेल बन गई है। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने पलटवार किया। कहा कि योजना से आदिवासियों को फायदा होगा। बीजेपी जो कहती है वह करती है।